अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। रमज़ान जैसे कि आपके सामने है कि बहुत ही स्पीड में गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत ही पुरसुकून रोज़े गुजर रहे हैं। ये अलग बात है कि लॉकडाउन है, ये अलग बात है कि कोरोना है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत आसानी भी पैदा की हुई है। नाज़रीन, आज भी हम अपने शो में बात करेंगे मैदे के मर्ज़ के हवाले से, स्टमक प्रॉब्लम के हवाले से। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं स्टमक के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो में। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको, खैर। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आपकी भी रमज़ान बहुत ही जी पुरसुकून अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर रही होगी। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि रमज़ान में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मैदे में, और स्टमक आपका डिस्टर्ब भी रहता है, और अब तो जो है वो लॉकडाउन सिचुएशन है, तो ऐसे में अगर खुदा न खास्ता किसी को स्टमक प्रॉब्लम हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो वो घर बैठे किस तरह से इसको क्योर कर सकता है? देखें, बिल्कुल लॉकडाउन सिचुएशन है, और रमज़ान में ख़ास तौर पे लोग अमूमन उस ऐसे टाइम पे ख़ास तौर पे सो भी रहे होते हैं कि जिस टाइम के ऊपर शॉप्स बहरहाल खुल रही होती हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे टाइम पर होता है कि आप कहीं पे कोई आपका कहते हैं सोर्स नहीं है जहाँ से आप मेडिसिन ख़रीद सकें या ला सकें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रीट की जा सकती हैं, बेहतर की जा सकती हैं घर के अंदर। जो उनकी अलामात हैं उनकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे तेज़ाबियत अगर हो जाती है, अब तेज़ाबियत ऐसी हो सूरत इस तरह इख्तियार कर जाए कि बहुत शदीद जलन आपकी मैदे की जो नाली है इसमें हो रही हो, और पेट में भी दर्द हो रहा हो, और आपके पास कोई ऐसा सिरप भी ना हो, जो वाइट कलर के सिरप आते हैं ख़ास तौर पे, वो भी आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तेज़ाबियत को कैसे कम करें? अमूमन लोग क्या करते हैं कि पानी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। होता क्या है कि ऐसी सूरत में एक रिबाउंड इफ़ेक्ट आता है, और फिर मज़ीद जो है वो एसिड सेक्रेट होने लगता है कुछ देर के बाद, जो कि नुकसानदेह होता है। कोशिश ये करें कि घर में अगर स्लाइस मौजूद, अगर रोज़े के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, इफ्तार के बाद अगर स्लाइस मौजूद है तो सिर्फ सूखा स्लाइस जो है कोशिश करें उसके बॉर्डर्स भी साइड्स के निकाल के सिर्फ सूखा स्लाइस जो है वो सॉलो करने की कोशिश करें, पानी के बगैर कोशिश करें, पानी के बगैर। या अगर रोटी है, पराठा नहीं होना चाहिए, रोटी अगर मौजूद है कोई थोड़ा पीस उसका, वो आप खा सकते हैं। बाकी रस्क होते हैं, इस टाइप की कोई भी एक चीज़ रख लें और पानी की ना लें, तो तेज़ाबियत जो आपकी जो भी मैदे के अंदर है, जो ऊपर की तरफ उछाल पैदा कर रही है, होगा क्या कि वो सोख कर लेगा। स्लाइस है या ब्रेड यानी जिसे हम कहते हैं, या रोटी है या रस्क है, ये सोख कर लेंगे। जब ये सोख कर लेगा तो एसिड ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ये टोटके की तरह आप कह सकते हैं। बाकी अगर ऐसी ये भी नहीं है, दही है, अगर दही का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि दही एल्कली है, और एसिड, जब एसिड और एल्कली मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज होगी तो ऐसी सूरत में एल्कली का, दही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सही। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मोशंस लग जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए ऐसी सूरत में तो बेहतर ही होता है किसी भी मोशंस, अमूमन शुरू में डायरिया जब हो रहा हो तो कोशिश करें कि चाहे वो बैक्टीरियल वजह हो उसकी, तो आपको भी नहीं पता होती, या वायरल है या कोई और वजह, आप जितना एक्सपेल आउट हो जाए, बॉडी से निकल जाए, वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस। ऐसी सूरत में सिर्फ ORS का इस्तेमाल, अगर डायबिटिक हैं तो पानी का इस्तेमाल करें, उसमें अगर हाइपरटेंसिव नहीं है तो हल्का सा नमक छिड़का जा सकता है, वो इस्तेमाल किया जाए, ताकि बॉडी से जो आपकी जो फ्लूइड की एकदम डिप्लीशन होगी, कमी होगी, वो ना हो। तो ये कुछ चीज़ें तो बहुत कॉमन सी हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? प्यारी से बात कर रही है। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे डॉक्टर से बात करने की, मेरे को ना ब्लड प्रेशर भी रहता है, दवाई भी खाती हूँ, और पित्ते में फसरी भी है मेरे, थोड़ी सी आवाज़ और मेरे को ना घुटनों में आवाज़ दर्द बहुत होता स्लो है। अब आई। जी जी, आप प्लीज। पित्ते में फसरी भी है और घुटनों में दर्द होता है मेरे। पित्ते में पथरी है आपके? जी जी, ठीक है, पित्ते में ठीक है। और क्या था, बीपी मेरा है, मेडिसिन खाती हूँ बीपी की। जी बस जी, मैं ना, मेरे आजकल ना नींद भी बहुत कम आती है, रोज के बाद नींद आती ही नहीं है। ठीक है। जी जी, उम्र कितनी है आपकी? मैं 54। ठीक है। ठीक है। तो अपने घुटनों में दर्द, सब कहते हैं नींबू इस्तेमाल नहीं करें आप। अच्छा, आपने टेस्ट करवाए कोई? जी टेस्ट करवाएं, टेस्ट। हाँ जी, मैंने हाथ पिछले बची आई है, एक ठीक, है। जी।
अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप मुझसे ना प्रोग्राम के बाद कॉल करें और ये रिपोर्ट्स जो हैं, जो आपने टेस्ट करवाए हैं पित्ते के हवाले से, गुर्दे के हवाले से, मुझसे शेयर कीजिएगा। तो फिर मैं आपको मेडिसिन होगी तो वो एडवाइस भी कर सकूंगा। उसके अलावा कोई और सजेशंस होंगी कि इसमें किस तरीके से कंसल्टेंट को अप्रोच किया जाए, इंशाल्लाह ये भी आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि अभी अगर मैं आपके सिम्टम्स या अलामात सुन भी लेता हूँ तो डेफिनेटली इस वक्त मैं फौरी तौर पे आपको शायद ना बता पाऊँ, लेकिन प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह आपसे डिटेल में डिस्कस कर सकूँगा इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इत्तेफाक से जो अभी इन्होंने कॉल करी और किडनी और लिवर के हवाले से बात की, यानी जिगर के हवाले से बात की, तो जैसे हम आपको पता है कि हम प्रोग्राम से पहले ये बात हो रही थी कल भी कि हम कल क्या डिस्कस करना चाहेंगे। इंशाल्लाह हम मंडे और ट्यूसडे को कोशिश होगी हमारी, जिनको भी जिगर की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, कलेजी का मसला है या किडनी का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और उसके अलावा ये जैसे पथरी की बात करी थी, तो ऐसी सूरत में क्या उसकी अलामात होती हैं, किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और किस तरह इलाज होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। कल का टॉपिक जो है वो डॉक्टर साहब ने आपको अभी से ही डिस्क्लोज कर दिया है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं उमर बोल रहा हूँ बेटा, मुल्तान से। जी सर, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल यह, एक तो मेरा यूरिक एसिड जितना होना चाहिए उससे 30 पॉइंट ज्यादा है ना। ठीक है। तो दूसरा ये है कि ये मेरे हाथ हैं, ये हाथों के ऊपर सोजन आ जाती है बेटा। तो ये माह रमजान में अभी मैं रोजे रख रहा हूँ ना, तो उससे वो जो सोजन है वो भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले मैं वो उसकी यूरिक एसिड की टैबलेट खाता था, वो उसकी वजह से वो मुझे ज्यादा पानी यानी नहीं पी सकता था, तो वो पानी की कमी की वजह से वो प्रॉब्लम बन जाता था। ठीक है। तो अभी जो है ना वो हाथों पे सोजन है, और ये मेरे ख्याल में यूरिक एसिड की वजह से मैं हालांकि मेडिसिन रेगुलर खाता हूँ, मेडिसिन वो करता, तो वो ज्यादा हो रही है अंगुलियों पे, वो यूरिक एसिड की वजह से या क्या मतलब बना है, तो ये डॉक्टर साहब अगर मुझे बताएं। उम्र कितनी है आपकी उमर साहब? एज कितनी है आपकी? मेरी यही सर 52 ईयर है, और मैं वैसे रेगुलर दवाई खाता हूँ। एक उसमें थोड़ी सी ये क्या, मैं वो रात को मुझे नींद नहीं आती, तो वो नींद की टैबलेट भी वो मैं खाता हूँ साथ, वो तो तभी जाके नींद आती है। जी जी। तो अभी इस वक्त आपको जो अगर मैं पूछूं एक लफ्ज में कि इस वक्त करंट प्रॉब्लम क्या है, करंट इशू क्या महसूस हो रहा है? सिर्फ हाथ में जो दर्द आपने बताया या जो स्वेलिंग है? अच्छा, इसके में अगर आप कहें कि एक लफ्ज में या दो लफ्जों में। जी 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 सर, वो ये मैं बताऊंगा कि एक तो हाथों के ऊपर सोजन है, दूसरा ये उंगली जो लेफ्ट हैंड की है, इसमें एक उंगली में दर्द ऊपर से हो रहा है, वो ऐसे दबाने से भी दर्द महसूस होता है, वो यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से। तो आप मुझे एक तो यूरिक एसिड का वो बता दें सर कि इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकूं। जी जी ठीक है। अच्छा जी जी, मैं समझ गया। उमर साहब, बात यह है कि यूरिक एसिड भी आपने करवाया और यूरिक एसिड आपने का बढ़ा हुआ भी आया हुआ है। यूरिक एसिड कम करने के लिए वैसे तो मेडिसिन की सपोर्ट लेनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले अगर कुछ एहतियात की जाए ग़िज़ा में ख़ास तौर पे, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती चीज़ें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रेड मीट है, लाल गोश्त है गाय का ख़ास तौर पे, इसको अवॉइड किया जाए। एक बात, जितना ज़्यादा हो सकता है, जब हम अवॉइड की बात करते हैं सॉरी, तो बिल्कुल ही ख़त्म, तकरीबन ना खाने के बराबर हो। बाकी ये जो कलेजी का इस्तेमाल करते हैं या किडनी का इस्तेमाल करते हैं लोग, गुर्दे अकट की फॉर्म में खाते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। सिर्फ फ़िश का इस्तेमाल करें आप, और अगर हो सके तो कुछ हद तक थोड़ी बहुत चिकन का। एक बात, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से बाहर खारिज हो। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, आप चाहें डिस्कस करना, तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल का। डॉक्टर साहब, बहुत लोगों को यूरिक एसिड जब होता है तो रेड मीट बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, उसकी वजह क्या है? देखिए, ये एंड प्रोडक्ट है बेसिकली। यूरिक एसिड जो है ना, ये प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है उसके बाद ये एंड प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, और ये यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं। ज़्यादातर ये जॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिपोजिशन होती है जॉइंट्स में जाके इनकी, और जब जॉइंट्स में पहुंचते हैं तो ये रगड़ पैदा करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि एक नॉर्मली भी हर वक्त हो रहा होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ये इनका फॉर्मेशन, इनका बनना क्रिस्टल्स का और खारिज होने का एक रेशियो है, एक लेवल है। जब ये लेवल में प्रॉब्लम आती है कि अगर एक्सक्रीशन ज्यादा ना हो रही हो तो उस सूरत में ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, या ये ज्यादा फॉर्म हो रहे हो, तो ऐसी सूरत में फिर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मियाँ वाली से मोमिन बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि अपना वजन कम करने के लिए रोज़ों में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जी, अच्छा मोमिन साहब, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 36 साल उम्र है सर। 26 साल। 26 या 36?
36। 26 साल। कितना वजन है आपका? मेरा 100 किलो के करीब है सर। कितना बताया? 100 किलो के करीब। अच्छा, और हाइट अंदाज़ा अगर हो तो हाइट का? अंदाजा 6 साढ़े 6 फीट होगी। 6 साढ़े 6 फीट है, यानी और अच्छा। मेरा काम सर मेहनत वाला है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन वजन मेरा बढ़ता रहता है। ठीक है। अच्छा, वैसे देखें, एक होता है वजन का बढ़ना, एक होता है बॉडी का शेप से आउट होना। तो आपकी बॉडी शेप आउट तो नहीं है, शेप में है, पेट बहुत बाहर तो नहीं निकला हुआ है? बाहर नहीं निकला हुआ सर, शेप बिल्कुल सही है सर। शेप बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा देखें, नाज़मीन जैसे उन्होंने अभी कहा मोमिन ने कि इनका जो है हाइट अच्छी खासी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और वेट उस हिसाब से इनका 100 थोड़ा सा कम होना चाहिए, इनका 85 टू 90 केजीज में ही आए तो बहुत बेहतर है। सही। अच्छा, ये इस ऐसे पेशेंट जो है ना, लोगों को हम ये नहीं कहते कि मोटापे का शिकार है, हम ये सही। कहते हैं ओवरवेट हैं थोड़ा ठीक सा, है। क्योंकि बॉडी ऐसा अभी शेप आउट नहीं हुई है। ठीक है। तो इसमें इसको कम करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत एक फ्रैंक ओबेसिटी के आप स्टेज में चले ठीक जाएं। इस ओवरवेट के लिए इनको सजेशन तो यही होगा कि आप खाने के बाद पानी का इस्तेमाल कम रखें, खाने के फ़ौरन बाद चलना फिरना ना रखें, खाने से पहले आप जितना वॉक कर सकते हैं करें। आपने ऑलरेडी कहा कि माशाल्लाह आप एक फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, इसी वजह से आप शेप आउट नहीं हुए हैं। डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, स्लाइस अगर है, ये जितनी भी और मीठी चीज़ें, ये अगर आप कम करेंगे आपका वेट खुद ही इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? ओगस्ट बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था, मुझे ना कुछ अर्सा पहले तकलीफ हुई थी वजन उठाते हुए मोरों की ना। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी वो पट्टे कमजोर हो रहे हैं मेरे, सर अकड़ जाती हैं, उंगलियां उकड़ जाती हैं। काम करता हूँ, लेकिन कोई चीज आपके जो उठाता हूँ मोरों, तो- आपके जो आपने बताया कि कमर के मोरों में खिंचाव आया था, यानी जब आपने वजन उठाया। सर ठीक है। जी, वो उससे पूरी एक साइड जो है ना मेरी कम, मतलब वो दर्द करती है अभी ठीक है। लगातार। ठीक है। तो उसमें ये है कि अभी मेरे पट्टे कमजोर होते जा रहे हैं, कोई चीज उठाता हूँ वो तकलीफ होती है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र सर 32। 32 ईयर्स एज है। अच्छा, ये तो अब माशाल्लाह यंग एज है आपकी, और ऐसी सूरत में इस तरीके से होना कि आप कोई चीज़ ना उठा सकें या हाथ पे जोर पड़ रहा हो। बहरहाल इसके लिए एक एडवाइस मैं आपको करना चाहूँगा, फिर अगर आप प्रोग्राम के बाद भी मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस करूँगा। एक जनरली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी हम वज़न उठा रहे होते हैं किसी भी एज ग्रुप के अंदर, इवन टीन एज में, यंग एज में भी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी उस वक्त एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। बहुत ही घर के अंदर घरेलू काम हम कर रहे हैं, बाल्टी उठा ली, पानी भरी हुई है फॉर एग्जांपल, या आपने कोई ईंट या कोई सामान ऐसा कोई वजनी उठा के आटा ही हो गया। सही। लेकिन हमने उस वक्त ये देखना होता है कि हमारी पोजीशन क्या कौन सी है, क्या वो ऑकवर्ड तो नहीं है। तो ऐसी सूरत में होता क्या है कि बहुत ही जो कहते हैं ना अनइवन टाइप की पोजीशन हो बॉडी की, ऐसी सूरत में जब आप उठाएंगे तो मोहरों के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि सारा लोड पड़ा होता है, तो ये किसी आड़ी तिरछी ऐसी जगह से कंप्रेस हो जाते हैं जो कि वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो पट्ठों का खिंचाव भी हो रहा होता है। पट्ठों के खिंचाव के साथ साथ जैसे उन्होंने हाथ में दर्द बताया, अच्छा अभी होता ही है कि क्योंकि गोश्त का देखें ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, बारबेक्यू की शक्ल में हो गया, फ्राइड फॉर्म में, हर तरीके से हम ले रहे हैं। तो यूरिक एसिड लेवल्स मैंने देखे, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं, तो उसमें मैं खुद हैरान होता हूँ कि यंग एज के अंदर 28-26 साल के अंदर भी यूरिक एसिड लेवल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं होता था। तो एक मुतवाज़े तरीके से हम डाइट का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसमें जो है वो कमी आएगी। जी ठीक है। फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद क्वेश्चंस हैं जो डॉक्टर साहब से करने हैं, और आपके भी जो भी क्वेश्चंस हैं हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो पे। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं खुशामदीद करती हूँ। आते ही हमें एक कॉलर ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन मैं बात? डॉक्टर साहब से अपना मसला डिस्कस करना चाहती हूँ। जी प्लीज़ कीजिए। जी, मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। सही। जी तो अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले मैंने वो पेन हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें आया है कि पथरी है आपके पित्ते में। ठीक है। जी, तो उन्होंने अपने पास से मुझे मेडिसिन दी 15-20 दिन,
तो उससे मुझे वो जो पेन थी उसका फर्क रहा है काफी। जी जी लेकिन अभी मुझे वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका, जी जी जो कि ये पथरी निकलवाने के लिए। जी, तो जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए कोई मेडिसिन है कि ये डिसॉल्व हो जाए वैसे ही ऑपरेशन के बगैर? अच्छा देखिए, बिल्कुल पॉइंट ये है कि ये सर्जन्स जब देख रहे होते हैं और रिपोर्ट के तहत और स्टोन के साइज देखा जाता है। जी जी जब हम कहते हैं कि पत्थर होते हैं या छोटे छोटे पीसेस में हो या कोई बड़ा हो, तो उसका साइज देखा जाता है कि वो डक्ट से जो नाली जा रही है, जो पित्ते से नाली मैदे के जो यूँ समझें कि बड़ी आंत के एक हिस्से में जा रही है, बड़ी आंत नहीं, आंत के हिस्से में जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पे जाके खुलती है। तो वो नाली का जो साइज है, अगर वो पत्थर इतना छोटा हो कि वो निकल जा सके तो ठीक है, वरना ऐसी सूरत में इसको ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा, इसको ऑपरेट कब किया जाता है कि जब ये बार बार इन्फेक्शन कॉज कर रहा हो, कोई भी छोटे छोटे पत्थर हो या एक कोई बड़ा हो, और वो बार बार जो है आपके इन्फेक्शन कर रहा है, पित्ते के अंदर बुखार हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको एंटीबायोटिक्स के ज़रिए कम तो किया जाता है वक्ती तौर पे, लेकिन जाहिर बात है वो वजह वहीं पे मौजूद होती है, तो ऐसी सूरत में उसको निकालना ज़रूरी होता है। तो ये डिपेंड करता है स्टोन के साइज़ के ऊपर, प्लस सर्जन जो भी आपके होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आया इसको निकालना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि इसको ब्रेक करा जा सके। एक्चुअली किडनी स्टोन्स को तो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए हम ब्रेक करते हैं, गॉल स्टोन्स को अमूमन नहीं होता। और गॉल स्टोन की जो झिल्ली है बहुत नाजुक होती है कि अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, खुदा ना खास्ता ही रप्चर हो जाए, तो नुकसानदेह से बेहतर है कि इसको निकलवा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, बात हो रही है स्टमक के हवाले से। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है, अक्सर उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है, उसकी क्या वजह है? लेकिन एक कॉलर भी हम साथ में ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अप्रिशिएट करने वाला काम आप लोग कर रहे हैं फुला का। थैंक यू। तो मैं डॉक्टर साहब सेकंड टाइम कॉल है, ये पूछना चाह रहा था कि जिन लोगों को अर्कुनिसा होती है, यानी कि जिसकी नर्व जो दबती है, शियाटिका जिसे आप कहते हैं। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो रमजान में ऐसे क्या फल खाएं कि जिससे उसमें आराम रहे, या हमेशा कौन से फल ऐसे खाने चाहिए, या खाने में क्या लेना चाहिए, काइंडली बता दीजिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और शो पसंद करने का। देखिए इम्तियाज साहब, इत्तेफाक की बात बताऊं कि जो नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, मैं खुद शियाटिका है मुझे। अच्छा। और आज से नहीं है, तकरीबन कोई 17-18 साल से शियाटिका का प्रॉब्लम है। अच्छा, शियाटिका जो है इस पे यानी कहते हैं ना, इसको पढ़ा भी मैंने इसके बाद जब से ये हुआ, और मैं उस वक्त भी डॉक्टर था, तो मैं इसको अपने तौर पे पढ़ता था कि है क्या। और बाद में फिर एक चीज़ समझ में आई कि इसमें बहुत ज़्यादा जो दर्द दूर करने की अद्वियात हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि देखिए नर्व कंप्रेस हो रही है। अगर मैं बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल, इसको मैं 2 मिनट आपके लूँगा और आप समझें इस बात को कि मैंने सिर्फ नॉर्मल यहाँ हिट किया, जो तकलीफ हुई है सिर्फ वो नर्व के बहुत हल्के से ऊपर लगी है, जबकि नर्व बहुत अंदर है और ये एहसास जा रहा है और पेन महसूस हो रहा है। आप सोचें कि वो नर्व डायरेक्टली अगर कहीं से दब रही हो, या उसका जहाँ से वो गुजरती है वो पैसेज जो है वो छोटा हो गया और श्रिंक कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है, तो ऐसी सूरत में बहुत सीवियर पेन होगा। शियाटिका के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। पोजीशंस बाद वक्त जो हैं वो डिपेंड करती है कि आपको किस पोजीशन पे आराम आ रहा है। इसके साथ साथ एक चीज़ जैसे आपने डाइट के हवाले से कही है, देखिए आपको फिज़िकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ मेरी भी कोशिश होती है मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी जारी रखूँ। जब जिन को शियाटिका का पेन है, एक बात ध्यान में रखें, अपनी मूवमेंट को सब लिमिट ना कर लें कि नहीं बैठ जाना है, तो वो बैठने की सूरत में ज़रा सा फिर हिलेंगे या उठेंगे चलेंगे तो उस सूरत में और ज़्यादा पेन होगा। ये बात ध्यान में रखें। कोशिश करें कि उस दर्द के साथ थोड़ा सा चलते रहें, तकलीफ होगी लेकिन ये जो है फिर आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएगा। अगर ये शियाटिका इस हद तक सिवियरिटी अख्तियार कर ले कि आपको दर्द के बजाय नम होने लगे, यानी सुन होने लग जाए जगह, ख़ास तौर पे पैर का हिस्सा, तो ऐसी सूरत में फिर बाज़ औक़ात ये देखना पड़ता है ये किस लेवल पे कंप्रेस हो रही है, और फिर अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, अगर लंबर वर्टिब्रा जो आपके मोरे हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनको जो है उसमें डिस्क जो हैं वो इम्प्लांट करवाई जाती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब जी, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि पुअर डाइजेशन, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब रहता है, उसकी क्या वजह है? देखिए, डाइजेशन के लिए जो हमारे मैदे में 2 किस्म की रतूबतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तेज़ाब है और एक जो पित्ते से आ रही है।
अच्छा, पित्ते से जो आ रही है रतूबत वो आखिर में जब खाना काफ़ी हद तक तेज़ाब से मिक्स हो जाता है, फिर जब आगे बढ़ता है तो उसके अंदर वो रतूबत शामिल होती है। हमने जैसे मैं अक्सर ही कहता हूँ प्रोग्राम में कि पानी जो है वो खाने के साथ इस्तेमाल ना करें या खाने के फ़ौरन बाद पानी ज़्यादा ना पिएं। होता क्या है कि ये जो तेज़ाबियत है, यही तेज़ाब जो है जो कुछ भी आपने खाया है उन तमाम चीज़ों को हाजिम बनाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए उसमें शामिल होता है फूड के अंदर। अब जब उसे डाइल्यूट कर देंगे, उसके अंदर पानी चला जाएगा, तो वो जो तेज़ाब की तेज़ाबियत का असर है जिससे उसने प्रोटीन्स के लिए ख़ास तौर पे मैं बात करूं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना है, वो प्रोटीन यानी गोश्त का उसको बारीक हिस्सों में तोड़ना है, उसको हाजिम बनाना है, उसके अलावा फैट्स पे भी इसका असर होता है, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो डेफिनेटली आपका जो हाजमा है वो डिस्टर्ब होगा, मैदे में रहेगी वो चीज़ और नुकसान देगी। ठीक है, डन। यहाँ पे कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि मुझे प्रॉब्लम थी साइनस की। पहले मुझे दांत में दर्द था, उसके बाद फिर मैंने दांत की RCT करवाई, उसके बाद फिर टेस्ट करवाया तो साइनस की प्रॉब्लम हुई। ठीक है, साइनस इन्फेक्शन हुआ डॉक्टर साहब। जी जी। तो उसके बाद मेडिसिन साइनस की खाई, काफी टाइम से खाई। अब मुझे आईब्रो के ऊपर और कान से नीचे यहाँ पे दर्द होता है और बड़ा शदीद दर्द होता है, हल्का 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 पेन होता है और कंटिन्यू रहता है। एक साइड पे है या दोनों साइड पे? जी सर। वसीम साहब, एक साइड पे है या दोनों साइड पे होता है? नहीं, सिर्फ मुझे राइट साइड पे है। राइट साइड में मुझे डेंटिस्ट प्रॉब्लम थी, वो मैंने RCT करवाई, एक साथ चलता रहा ये प्रोसेस। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट करवाए, CT स्कैन करवाया तो मुझे वहाँ पे साइनस इन्फेक्शन आया। तो साइनस के मैंने मेडिसिन बहुत खाए, लियाकत नेशनल, आगा खान, तकरीबन कराची के हर मैंने हॉस्पिटल में और पाकिस्तान में काफी हॉस्पिटलों में मैंने चेक करवाया। तो ये साइनस प्रॉब्लम कह रहे हैं कि ये इन्फेक्शन आपका है और इसका ऑपरेशन होगा, और मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहा, वैसे ही मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो इसका मैं डॉक्टर साहब मुझे बताएं बेहतर हल। लगता है ऐसे है, कभी कभी डेंटिस्ट प्रॉब्लम है क्योंकि नीचे RCT हुई हुई है, जिन दांतों में RCT है दर्द उसी में ही अच्छा, होता है। RCT जो हुए, RCT हुए कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। ठीक है। अच्छा वसीम साहब, मैं वैसे तो चाहूंगा इसके हवाले से आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह, मैं आपसे और मजीद चीज़ें, क्योंकि जो आपने टेस्ट करवाए हैं, जो CT स्कैन कराया है, वो मैं चाहूंगा मैं आप मुझसे शेयर करें एक बार। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अमूमन RCT का इससे कोरिलेशन इतना ज़्यादा बनता नहीं है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो कि अगर कहीं पे डेप्थ के अंदर जो है वो ड्रिलिंग जो प्रोसेस होता है, अगर वहाँ से बोन की इन्वॉल्वमेंट हो और फिर बोन इन्फ्लेमेशन हो, ये ज़रा सा मुश्किल एक थोड़ा सा फिनोमिना है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आपको साइनस का इशू है। अच्छा, अब साइनस में भी दो है, अगर यहाँ शुरू के हिस्से में कहीं हो रहा होता है तो ये मैक्सिलरी साइनसेस है ना, 4 साइनसेस हैं, एथेमॉइडल, स्फेनॉइडल, मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनसेस। तो जगह जगह पे डिपेंड कर रहा था। आप जो जगह बता रहे हैं अमूमन, जैसे आपने कहा कि माथे की तरफ या ऊपर की तरफ होता है और ये कान के इस हिस्से की तरफ, तो यहाँ पर ये अमूमन फ्रंटल साइनसेस हैं और कुछ पार्ट जो है वो मैक्सिलरी साइनस का जाता है। तो अगर कोई डक्ट बंद होती है, क्योंकि ये हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा ये जो खोपड़ी जिसे आप कहते हैं, स्कल है, ये बोन अगर इसमें साइनसेस ना होते, यानी बीच में एयर स्पेसेस ना होती, तो ये बहुत ज़्यादा भारी होता। तो कुदरत ने इनको हल्का रखा है, उसके अलावा आवाज़ की गूंज में ये मदद देता है वगैरह वगैरह। पॉइंट सिर्फ कहने का ये है कि अगर इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक्स का डोज दिया जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करनी है, तो ये हमें देखना होगा कि उन्होंने किस टाइप की और किस जगह की सर्जरी की बात की। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझसे ये शेयर कीजिए अपनी तमाम चीज़ें। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं कुछ ही देर में। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस नकवी। मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर की पेशेंट हूँ जी, मगर मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। ज़्यादातर रिपोर्ट्स मेरी क्लियर आती हैं मगर मेरा TLC बहुत ज़्यादा आता है। TLC के लास्ट कितना था आपको याद है? जी 13 पॉइंट समथिंग था। 13 16 हो जाता है जी, कभी 16 हो जाता है, कभी 13 हो जाता है। मुझे डॉक्टर साहब बार बार बुखार की शिकायत रहती है और बहुत ज़्यादा सर दर्द और नेक पेन होता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। बिल्कुल मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ हर वक्त। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जरा थोड़ा सा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, जी जी। TLC आपने कहा 13 से 16 रहता है, कितना फ्रिक्वेंटली आपने ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कराया है? ये इसलिए करवाती हूँ कि मुझे बार बार बुखार हो जाता है। बुखार होता है। ESR कराया आपने? ESR भी डॉक्टर साहब अक्सर ज्यादा आता है। कितना, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ।
TSR लास्ट जो करवाया था मगर से 20 आया था, मगर 20 तो मार्जिनल है, 20 तो चले ठीक है। हाँ वो काफी टाइम हो गया उसको कराए हुए, मगर TLC अभी रिसेंटली करवाया था, कोई पहले 15-20 दिन बुखार आया था तो शायद उनका टाइफाइड का ना मसला हो, मगर टाइफाइड नेगेटिव आया था, बस TLC ज्यादा आया था 13.5। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। और मेरा पेट बहुत बार पेट खराब हो जाता है, बार पेट खराब हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा देखें, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मिसेस नकवी ने कि इनको पेट बार बार ख़राब हो जाता है। बहुत बात औक़ात ऐसा भी होता है कि जो बैक्टीरिया है, ज़रूरी नहीं है कि कहीं बॉडी के ऊपर कहीं इन्फेक्शन हो तो उसके ऐसे होगा। आंतों में अगर होगा या आंतों से वो चीज़ जज्ब हो रही होगी बैक्टीरिया, तो भी जो है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो हमारे ल्यूकोसाइड्स या वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बार बार ये होना मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए अमूमन। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी अपनी रिपोर्ट्स हैं मिसेस नकवी आप मुझसे शेयर कीजिएगा, और उसके बाद फिर हो सकता है थोड़ा मैं एडवाइस कर सकूँ कि आपको कि क्या लेना चाहिए इस हवाले से। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? अब्दुल हमीद कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे अपनी वाइफ के बारे में पूछना है, थोड़ा सा उनका लंग्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो लंग्स का मतलब वो ट्रीटमेंट तो अपना ले रही हैं, मतलब जो उनका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, टाइविस टैबलेट वगैरह। लंग्स का क्या प्रॉब्लम बताया है? हाँ, लंग्स का उन्होंने बताया था कि जैसे लंग्स में ना कोई एक स्पॉट है एक साइड पे। ठीक है, हाँ, एक कोई स्पॉट है, तो वो डॉक्टर नासिर हुसैन का ट्रीटमेंट लेती हैं। तो मतलब अक्सर ये होता है सांस फूलने का तो उनकी काफी बेहतरी है। अब ये होता है कि रमजान में थोड़ा सा वो कहती है कि जरा घबराहट वगैरह होती है इफ्तार के बाद ना, तो कुछ इसमें कुछ आप एडवाइस करेंगे क्या इसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अच्छा देखें, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्पॉट है खुदा न खास्ता तो वो क्यों है। एक्सरे में आपने जैसे एक्सरे में आया होगा डेफिनेटली। जी जी ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके साथ साथ उनको जो सांस लेने की दिक्कत है वो किस हद तक है और उसके लिए क्या मेडिसिन वो लेती है, ये तमाम चीज़ें मैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं फिर आपसे डिटेल्स भी मालूम करूँगा। और ये देखना होगा कि अच्छा एज हाँ जो पूछनी है, खैर मैं ये तमाम डिटेल्स आपसे मैं डिस्कस करने के बाद ही एडवाइस कर सकूँगा, क्योंकि इट्स नॉर्मल नहीं है, उसको तो हमें देखना पड़ेगा, इवेलुएट करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने जैसे आपने कहा उनको दिखाया, डेफिनेटली उन्होंने वो अपने तौर पे बेहतर देखा होगा और एडवाइस किया होगा, तो वो मिल के क्या सजेस्टिवली हम निकाल सकते हैं रिजल्ट, उस पर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। ओके इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है पेट के अमराज की। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको खाने चाहिए जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए? अच्छा देखें, वैसे तो तमाम फ्रूट्स जो है नाज़मीन वो अच्छे होते हैं और फ़ायदेमंद हैं, उसमें हर फ्रूट की अपनी एक अफादियत है। ठीक है, किसी के अंदर कोई विटामिन ज़्यादा होते हैं, किसी में कोई विटामिन ज़्यादा होते हैं। आयरन की हम बात करते हैं। अच्छा, हमारे एक रफली एक जहन में भी आता है कि जो भी फ्रूट खोला काटने के बाद उसका कलर जब चेंज हो रहा होता है तो हमारे जहन में एक थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है कि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो, डेफिनेटली इसकी वजह से लगता है। जैसे अब सब्जियों में ले लें, बैंगन को हम काटते हैं तो वो थोड़ी देर में डार्क होने लग जाता है। लेकिन फ्रूट्स की अब मैं बात करूं तो बस जो भी फ्रूट लिया जाए उसकी एक क्वांटिटी को मेंटेन रखें। ज़्यादती तो पानी की भी नुकसानदेह है, तो फ्रूट्स भी एक ज़्यादती में अगर आप ले लेंगे इजाफी तो डेफिनेटली हो सकता है। हाँ, एक चीज़, जो फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि जल्दी रॉटन हो जाते हैं यानी ख़राब होने लगते हैं, फॉर एग्जांपल केला, ठीक है, अमरूद की हम बात कर लें, पपीते की बात कर लें, तो ये फ्रूट्स को ज़्यादा देर रख के ना खाएं, वरना यही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं या फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। जी ठीक है, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बात करना चाहते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, जी कहिए। मुझे ना मैदे का प्रॉब्लम है और गैस बहुत ज्यादा हो जाती है ना, और इसके साथ वेट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, आपको यही प्रॉब्लम है? हाँ जी, और किडनी मेरी एक ही है और इसके साथ साथ ना मेरा जिस्म बहुत फूला जा रहा है, वेट मेरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेट क्या, आपकी उम्र कितनी और वजन कितना है, दो चीजें बताइएगा। उम्र मेरी शायद 30 है। 30 एज के अंदर आपका वेट कितना है?
वेट मेरा 80 से ज्यादा है। ठीक है। ओके। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे मिसेज एजाज आप कॉल कर लें, ठीक है। हो सकता है मैं आपको एक तो मेडिसिन एडवाइस करूँगा जिसमें ये आप जो मैदा जो आप कह रही है स्वेलिंग फूल रहा है, मतलब आई मीन गैसेस बनती हैं और मैदे में जो जलन है, इसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। और बाकी ये कि वेट रिडक्शन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। एक मैं कुछ थोड़ा जैसे कहते हैं ना चार्ट्स टाइप के हैं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, नाश्ते में, लंच में क्या लेना है, उस पर थोड़ा सा अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी माजिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है? जी पहले डॉक्टर साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। जी माजिद साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम ये थी 2-3 साल से ना, दोपहर को खाना खाता हूँ, साथ ही नींद बहुत गहरी आ जाती है, यानी काम पे जाना होगा 3-4 बजे तो मैं जा नहीं सकता था। यानी आपको नींद आने लगती है, आप ये कह रहे हैं? जी सर, नींद। अभी रमजान में की बात कर रहे हैं या रमजान से पहले भी? 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले, ओके। जी, जब मैंने यानी कि फिक्र शुरू हुई कि क्या हुआ मामला, तो फिर शुगर भी मुझे डायग्नोज हुई। शुगर, तो दूसरा थायराइड का मैंने टेस्ट डॉक्टर ने कहा था। ठीक है। साइनस का आपको प्रॉब्लम? जी माजी साहब, साइनस का भी प्रॉब्लम है आपने कहा? सर आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। चले माजी साहब, अगर आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए अच्छी बात है, वरना प्रोग्राम के बाद मेरा सेल नंबर चल रहा होता है, मोबाइल नंबर, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। कैसे मुरसलीन साहब? जी सर। डॉक्टर साहब आपकी दुआ है, बस अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की खिदमत को कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब मुझे 2 सवाल करने थे। एक तो ये था कि मुझको रमजान के अंदर एसिडिटी सहरी के बाद बहुत ज्यादा होती है और कभी मुझे आम दिनों में होती नहीं है। दूसरा ये पता करना था डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने देखा जितने भी डॉक्टर या अतबा है वो ये कहते हैं कि पपीता और अमरूद ज्यादा खाए, तो अमरूद में बीज फायदेमंद है या उसका गूदा फायदेमंद है? अच्छा, मुझको जो है ना कोई मेडिसिन से अलावा कोई डाइट बताइएगा ऐसी कि जिससे कि मेरी एसिडिटी में फर्क पड़ जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से उन्होंने खासतौर पे बताया था आपने जो शुरू में अभी। जी मुरसलीन साहब, कॉन्स्टिपेशन का भी आप बता रहे थे कि आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है? जी हाँ जी हाँ, बहुत ज्यादा रहती है, 2-2 दिन स्टूल पास नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मुरसलीन साहब आपकी कॉल का और शो पसंद करने का। मुरसलीन साहब ने जैसे कहा कि कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और ख़ास तौर पे रमज़ान में बाज़ औक़ात टाइमिंग चेंज होती है तो भी बहुत सारे लोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। डाइट के हवाले से बात करूंगा कि पानी का एक तो इस्तेमाल, जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, देखिए कॉन्स्टिपेशन में हो क्यों हो रहा होता है, बस एक तो थोड़ा सा समझ लें। बड़ी आंत जो है, फाजिल मादा जो है वो बड़ी आंत के बाद खारिज होने के लिए रेडी होता है। किसी भी वजह से हमारी आंतों की मूवमेंट अगर किसी वजह से कम हो जाए तो वो मादा जो है वहीं पर ही रहता है। खासतौर पे ये हिस्सा, ये दोनों सामने के, और एक इस तरह सी शेप सा बना होता है, इन्वर्टेड सी शेप, इनमें जो है फाजिल मादा होता है यहाँ से। और इसके बाद जो एक आंत का बड़ा हिस्सा है जो है वो एंड अप हो रहा होता है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, तो वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, पानी दोबारा जज्ब हो रहा होता है जो बॉडी को ज़रूरत है। अब अगर पानी फॉर एग्जाम्पल इंटेज, हम कहते हैं ना पानी पी लें, तो आम लफ्ज़ों में समझ में आता है पानी की क्या ऐसी बात हो गई कि क्यों बार बार कहा जाता है कि पानी पी लें। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो ऐसी सूरत में आंतों से फिर मज़ीद रीएब्जॉर्प्शन यानी दोबारा पानी जज्ब नहीं होगा, तो जो फीकल मैटर है, जो फाजिल मादा है, वो जो बाहर निकल जाना चाहिए वो फिर रिटेन भी नहीं रहेगा और ड्राई अप नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हाई फाइबर डाइट की जब हम बात करते हैं, जिसमें आपकी वेजिटेबल्स आ जाती हैं और जो चक्की का आप आटा कहते हैं उसका इस्तेमाल आप बढ़ा दें, ये रफेजेस हैं, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आपको नहीं होगा इंशाल्लाह। एक बात। दूसरा ही कि शहद का इस्तेमाल, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, रात को 2 चमचे शहद ले लें या 1 बड़ा चमचा शहद का ले लें, वो इस्तेमाल रेगुलर बेस पे करें। उसके अलावा मैं नॉन मेडिसिनल ही एडवाइस करूँगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन आती भी हैं, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो या टैबलेट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा इफादियत नहीं है, पूरी ज़िंदगी तो आप नहीं खा सकते। तो कोशिश ये करें कि इसमें इंजीर का इस्तेमाल है,
2 से 3 इंजीर जो है इसको रात दोपहर से भिगो दिया जाए, रात को जो है वो आप इस्तेमाल करें, रात को इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अफादियत होगी। इसबगोल का यूज़ जो है फ्रिक्वेंटली किया जाए। तो ये वो तमाम चीज़ें, जैसे आपने मैदे की जलन की बात की मोसलिन साहब, उसमें मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ दही का इस्तेमाल अगर करते हैं दिन के टाइम में, रात में नहीं, दिन के टाइम में दही का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और जैसे मैंने कहा सूखा स्लाइस ले लें तो उससे भी इंशाल्लाह अफादियत होगी, या डबल रोटी जो है आप इस्तेमाल कर लें इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ। जी सर, बात कीजिए। हाँ, वो मेरे सीने में बड़ा दर्द रहता है कि तली की चीजें खा लेते हैं ना तो काफी दर्द हो जाता है, पेन हो जाता है, गोली वोली खाता है फिर होता है। अच्छा, कितने अरसे से आपको रह रहा है इस तरह का दर्द? नहीं, सर का तो सीने में। जी जी, मैं सीने की कह रहा हूँ, कितने अरसे से रह रहा है? अभी ये मुझे 3 स्टेंट पहले लोग हैं, लेकिन ये 3 पहले में। अच्छा, ठीक है। अब्दुल कादिर साहब, थोड़ी सी आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। वैसे मैं चाहूँगा आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, आप मेडिसिन आपको मैं इंशाल्लाह एडवाइस कर दूंगा। एक जनरली मैं बात इसके साथ एडअप करना चाहूँगा नाज़मीन, कि जिनको सीने की प्रॉब्लम बार बार हो रही होती है, एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ तक नौबत क्यों आई। सही, मेडिसिन अब बहुत आ गई मार्केट में, बहुत मेडिसिन हैं इसके लिए। आप इवन मेडिकल स्टोर जाते हैं, जो कि गलत है, लेकिन लोग जाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि ये नौबत ही ना आए, जिसके लिए मैं बार बार ये कहूँगा कि पानी का इस्तेमाल जो है वो खाने के फ़ौरन बाद ना किया जाए, दही का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, तो इंशाल्लाह वैसी अफादियत होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब जैसे हमेशा कहते हैं कि खाने के बाद वैसे भी पानी पीना जहर है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें, आपका खुद ही डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह खुद सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? जी बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा, देखें मैं बार बार ये कहता हूँ, जो नाज़रीन में सुन रहे हैं, कि ये क्लिनिक है, प्रॉपर क्लिनिक है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोग जो है इससे फैसिलिटेट हों। जहाँ तक मेरी है मैं एडवाइस करता हूँ, मेडिसिन टेस्ट भी मैंने एडवाइस करता हूँ, और अच्छी बात ये कि लोग मुझे मतलब उसको टेस्ट करवा के मुझे रिपोर्ट शेयर भी करते हैं। बस कल मैं चाहूँगा कि कल और परसों नाज़रीन, हम जैसे हमने कहा कि जिनको प्रॉब्लम है पित्ते के हवाले से, किडनी के हवाले से, जनरल जिस चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आपको वो मालूमात हो, आप उन चीज़ों से एहतियात अगर वो करते हैं तो आप उससे बचा जा सकता है। तो इंशाल्लाह कल हम इस पे बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने आपको टॉपिक बता दिया है। कल हम जिगर पे बात करेंगे, गुर्दे के हवाले से बात करेंगे। जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको जो है वो नॉलेज दे सकें, आपकी घर बैठे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इसीलिए इसका मकसद, ओपीडी ऑनलाइन का मकसद यही है कि 11 to 12 आप समझे कि आप डॉक्टर के पास आते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और कल इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर मौजूद होंगे, डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने अतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिए। रमज़ान का बाबरकत महीना है, दुआओं का महीना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कोरोना जैसी वबा से निजात दिलाए, और इंशाल्लाह हम जिस तरह से खुशी से रह रहे थे उसी तरह से रहना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।